गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भावों का आदान प्रदान संकेतों के द्वारा भी हो सकता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहते। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को उच्चारित कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या होती है भाषा? भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। अपने भावों का आदान प्रदान, भाव यानी अपने जो संकेत रहते हैं, जो हाथ से हम इशारे करके बताते हैं, उनके द्वारा भी हो सकता है, लेकिन हम इसे भाषा नहीं कहेंगे। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? हिंदी का तीसरा स्थान। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है वो 22 भाषा? हिंदी, संस्कृत, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, मणिपुरी, बोडो, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। और हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा और मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा जो है यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषाओं को ध्वनि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इस प्रकार बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे नेताजी मंच पर खड़े होकर जनता को संबोधित करते हैं और जनता सुनती है। मौखिक रूप यानी जो हमारे मुख से बोले जाते हैं वो मौखिक रूप होता है भाषा का। और लिखित रूप जिसको हम लिख देते हैं और सामने वाला पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं अथवा लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं उसे भाषा का लिखित रूप या लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मातृभाषा, भारत का भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। कौन सी होती है मातृभाषा? जो परिवार के लोग बोले जाते हैं, हमारे आसपास के लोग जो बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 दिसंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब है भाषा के अंग। जिसका सहारा लेकर भाषा अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति करती है वे उसके अंग व इकाइयाँ कहलाती हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला है ध्वनि। मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वर ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, हमारे मुंह से जितने भी शब्द निकलते हैं, स्वर निकलते हैं, वे क्या हैं? ध्वनि। दूसरा है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या? भाषा की वर्ण। जैसे आ, क, ख, ग, च, छ, ख, र, ल, श आदि। ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की और उन्हें कहते हैं वर्ण। फिर है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, वृक्ष आदि। फिर आता है पद। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो
जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, हम जैसे अलग अलग वर्ण पढ़ेंगे का खा गा, पर हमको किसी से कुछ बोलना है तो का खा गा गा ऐसे थोड़ी बोलेंगे, उसको एक प्रॉपर पद में लेंगे। पद यानी एक पूरा शब्द, जैसे कमल, पुस्तक, हरण, है ना, ये सब पद कहलाते हैं। फिर है वाक्य। जब ये पद मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं, वाक्य यानी पूरे, कि तुम इधर आओ या मैंने आपको बुलाया था, ये पूरा एक वाक्य होता है। ठीक है, तो वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाएगा, हरी खेत में काम कर रहा है, इधर आइए आदि, ये सब वाक्य है। फिर है लिपि। भाषा में ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। चिन्ह यानी ये, है ना, हम हमारी हिंदी भाषा लिख रहे हैं, हिंदी भाषा को कैसे लिख रहे हैं, उसके ये चिन्ह होते हैं। चिन्ह होते हैं। यही चिन्ह भाषा की लिपि कहलाते हैं। लिपि क्या होते हैं? जिसको हम लिखते हैं, जिस भाषा को भी हम जैसे उर्दू लिखते हैं तो उसके चिन्ह अलग होते हैं, हिंदी लिखते हैं तो उसके वर्णमाला अलग होती है ना, तो ये होते हैं चिन्ह। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां। अब भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी और पंजाबी, इनकी जो लिपि होती है उसको बोलते हैं देवनागरी और गुरुमुखी। फिर उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इनकी लिपि होती है फारसी और रोमन। भाषा और बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्रीय रूप यानी जैसे अब हम इंदौर में रहते हैं, इंदौर के आसपास कौन सी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है? मालवी। तो ये एक भाषा का रूप हो गया, मतलब जो बोली है, जो हम बोलते हैं, वो इस क्षेत्र के ही आसपास ही बोली जाएगी। आप सोचो कि मालवी मुंबई में जाके बोल दी जाए या दिल्ली में मालवी जाके बोल दी जाए, तो उस क्षेत्र में मालवी नहीं बोली जाती, वहाँ की भाषा अलग होती है। ठीक है, जिन क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। जब उनके क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार कई रूप विकसित हो जाते हैं, वे रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, गढ़वाली, वघेली आदि। अब जैसे अवधी है, अवधी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा मथुरा, वृंदावन, ब्रज, यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। गढ़वाली भाषाएं उत्तराखंड साइड बोली जाती है ना। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें नहीं होती साहित्य की रचना, लेकिन कभी कभी बोली इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसकी गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। संत कवि सूरदास ने श्री कृष्ण से संबंधित हजारों पदों की रचना ब्रजभाषा में की है, लेकिन ये बोलियां भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकी। मानक भाषा। हिंदी भाषा का प्रयोग व्यापक क्षेत्रों में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हिंदी के मौखिक तथा लिखित रूपों में भिन्नता आ गई है, अतः इसमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रचलित भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा में व्याकरण का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। फिर आती है व्याकरण। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। व्याकरण में हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलना है, सही बोल रहे हैं, ये गलत, जब तक हमको व्याकरण नहीं पता होगी हम ये सब नहीं पता लगा पाएंगे। इन नियमों को जानने के लिए व्याकरण अपना सहयोग प्रदान करता है। भाषा के सर्वमान्य और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है।
इससे भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग प्रत्यंगों को समझने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने तथा बोलने के नियमों को प्राप्त करते हैं। फिर है व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विशेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह के प्रयोगों का आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में क्या किया जाता है? व्याकरण इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार यानी उससे लिखना, उच्चारण, हम उसको वर्णों का उच्चारण सही कर रहे हैं या गलत, उसके मेल, हम उनको सही तरीके से जोड़ रहे हैं या नहीं, शब्द का निर्माण सही हुआ या नहीं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार में व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, हम उन शब्दों को कैसे मिला रहे हैं, उनका सही अर्थ निकल रहा है या नहीं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, हमने पूरा वाक्य सही लिखा है या नहीं, हमने उसका विश्लेषण सही से किया या नहीं, और उसको सही तरीके से बोला है या नहीं, इस पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा भाषा, बोली और लिपि। अब इसको दोहराते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है या दी गई है। भाषा के प्रमुख 2 रूप हैं, कौन कौन से? मौखिक तथा लिखित भाषा। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। भारत के मुख्य रूप से भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्याकरण का पहला चैप्टर। ये इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर है। मैं इनके आपको पिक भेज दूंगी, तो ये आप अपनी बुक में कर लेना या नोटबुक में कर लेना। ठीक है, चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।